इस चैप्टर में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। दिस इज फॉर 10th क्लास। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये हमें प्लांट्स में भी देखने के लिए मिलता है, ये हमें एनिमल्स में भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में थोड़ा फर्क है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे अगर हम एनिमल्स में बात करते हैं तो एनिमल्स में किसी भी बाहर के इवेंट के लिए, मान लीजिए कि हमारे सामने कोई लॉयन आ जाता है, कोई हमारे ऊपर गुस्सा हो जाता है, तो हमारी बॉडी के क्या क्या रिएक्शंस होंगे, हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे एक मिला जुला रिएक्शन देने के लिए, दैट विल स्टडी अंडर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस केस में माइंड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड एंड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एक मिला जुला रिएक्शन देते हैं। वो भले ही हमें एक प्लेजर मोमेंट हो या फिर हमारे सामने कोई कुछ डरावनी चीज हो या कुछ भी ऐसा हो, तो तब हमारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दिखाती है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ऑल रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा होता है उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। प्लांट के पास कोई भी ऐसा स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है जिससे कि वो रिस्पॉन्ड कर सके, स्टिल दे रिस्पॉन्ड, लेकिन कोई भी अलग से स्पेशल ऑर्गन नहीं है उनके पास। हालांकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं एनिमल्स, तो उनके पास स्पेशलाइज सेल होती हैं जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं, जिनसे वो बाहर का जो भी चेंजेस हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं उनको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। सो जितने भी चेंजेस होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उनको हम स्टिमुलाई बोलते हैं, और इन्हीं स्टिमुलाई को सेंस करने के लिए एनिमल्स के पास न्यूरॉन सेल होते हैं जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। न्यूरॉन एक नर्व सेल है जो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल टिश्यू है। तो देन न्यूरॉन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो दे विल फॉर्म नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम में सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं आते हैं, हमारा माइंड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, ये सब भी आते हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन या फिर हार्मोनल सिस्टम ये हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। नर्वस सिस्टम का रोल अलग है और हार्मोनल सिस्टम का रोल अलग है। हार्मोनल सिस्टम का इफेक्ट पूरी बॉडी के ऊपर होता है, नर्वस सिस्टम का इफेक्ट नॉर्मली सिर्फ एक ही पार्ट पे होता है। नर्वस सिस्टम का इफेक्ट काफी फास्ट है लेकिन हार्मोनल सिस्टम का इफेक्ट स्लो होता है। तो और कभी कभी ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट करके भी टोटल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन केमिकल सब्सटेंस के थ्रू होता है। उनके पास कुछ प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो सीक्रीट होते हैं और जिससे ये हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो हम सबसे पहले प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसकी बात करेंगे। प्लांट के पास 5 टाइप के नॉर्मली हार्मोन्स होता है जिनको हम फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। और ये फाइटो हार्मोन्स, इनका नाम है ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। डोंट वरी, इसको हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, इनके फंक्शंस भी, ये क्या परफॉर्म करते हैं वो भी। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स में हमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिलता है वो काफी स्लो होता है क्योंकि वो सिर्फ हार्मोन्स की वजह से होता है। एंड हार्मोन्स का रिएक्शन काफी स्लो है, वो भले ही प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। जैसे प्लांट्स में अगर मान लीजिए ये एक प्लांट की मैं बात करता हूँ तो ये प्लांट बिल्कुल सीधा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर इसको सनलाइट एक डायरेक्शन से मिलती है इट विल टेक दैट डायरेक्शन। तो ये हार्मोनल ग्रोथ की वजह से है। दूसरा, ये जो सनलाइट है इसी को हम स्टिमुलाई बोलेंगे। दिस इज अ चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
ये जिसको हम हिंदी में छुई मुई बोलते हैं और इंग्लिश में टच मी नॉट बोलते हैं, इसको भी अगर हम टच कर देते हैं तो इसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, नीचे हो जाती हैं। और ये भी स्टिमुलस है जिसके लिए प्लांट रिस्पॉन्ड करता है बाय द हार्मोन्स। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ इस प्लांट के लिए, दैट इज कि वी हैव टच द प्लांट, और उसके अगेंस्ट में इसने रिस्पॉन्ड किया बाय द हार्मोन्स। फर्स्ट विल टॉक अबाउट ऑक्सिन। ये पहला हार्मोन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर किसी प्लांट के ऊपर लाइट ऊपर से फॉल होती है तो देन प्लांट की ग्रोथ वर्टिकल होगी, लेकिन अगर एक डायरेक्शन से प्लांट के ऊपर लाइट फॉल होती है तो देन प्लांट की ग्रोथ उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा कैसे होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सिन इज जो हमें प्लांट में नेचुरली देखने के लिए मिलता है, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। ये इनिशिएट भी करता है, प्रमोट भी करता है, प्लांट के हर उस पार्ट में होता है जहां पर सेल डिवीजन होना होता है या सेल इलोंगेशन होना होता है या फिर रूट फॉर्मेशन होना होता है। इसका मतलब एपिकल टिश्यूज में हमें ऑक्सिन काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और ये जहां पे भी प्लांट को एब्सिशन होना होता है वहां पर ये एब्सिशन को स्टॉप भी करता है। फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के इनिशिएशन में भी काम में आता है। ऑक्सिन कैसे काम करता है उसकी हम बात करते हैं। जैसे अगर इधर से सनलाइट आ रही है तो देन ऑक्सिन इस पार्ट में पहुंच जाएगा। इस पार्ट में पहुंचने के बाद वो यहां पर सेल डिवीजन का काम करेगा, जिससे प्लांट का ये वाला पार्ट, दिस पार्ट विल इंक्रीज इन लेंथ, और ये वाला पार्ट इंक्रीज नहीं होगा लेंथ में। तो इस तरह से प्लांट टर्न हो जाता है सनलाइट की तरफ या फिर दूसरे जो स्टिमुलाई हैं उनकी तरफ टर्न हो जाता है। आजकल हम लोगों के पास सिंथेटिक ऑक्सीजन्स भी हैं जो बेटर काम करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड से ज़्यादा इफेक्टिव भी हैं, एंड उनके ऊपर एंजाइम्स का या फिर एंजाइम्स के ऑक्सीडेशन का कोई फर्क नहीं होता है। सेकेंड हार्मोन जो प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करता है वो होता है गिबरेलिंस। गिबरेलिंस के क्या क्या फंक्शंस हैं वो पहले हम बात कर लेते हैं। गिबरेलिंस इंटरनोड्स के इलोंगेशन के बीच में काम में आता है। जैसे अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि एक प्लांट में ये दो नोड्स है, तो इसके बीच के पार्ट को इंक्रीज करने में, इलोंगेट करने में गिबरेलिंस विल बी हेल्पफुल। लीफ के एक्सपेंशन में, लीफ को बड़ा करने में, उसको चौड़ा करने में, ब्रॉड करने में लीफ एक्सपेंशन में काम में आता है। ड्वार्फिज्म, प्लांट जो छोटे छोटे रह जाते हैं उनको बड़ा करने में गिबरेलिन काम में आता है। सो दिस इज रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म। डोरमेंसी, सीड्स, सीड से जो प्लांट निकलना होता है तो सीड को ब्रेक करके प्लांट को बाहर लाने में गिबरेलिन हेल्प करता है और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। कैसे? साइटोकाइनिन की प्रेजेंस में ज्यादा माइटोसिस हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब सेल फास्ट डिवाइड होती है। ज्यादा माइटोसिस से ज्यादा सेल्स बनती हैं और ज्यादा सेल से प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होती है। तो दिस इज अ की कॉन्सेप्ट। लेकिन इसके क्या क्या रोल्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। साइटोकाइनिन से सेल डिवीजन प्रमोट होती है, एपिकल डोमिनेंस को काउंटर एक्ट करता है, और इससे सेनेसेंस, सेनेसेंस हम किसको बोलते हैं? जब क्लोरोफिल डिसअपियर होने लगता है लीफ में से और प्रोटीन डिग्रेड होने लगता है, तो वो स्टेज होती है जहां पर लीफ को फॉल ऑफ हो जाना होता है और उस प्रोसेस को ये डिले कर देता है। तो साइटोकाइनेंस का ये रोल है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इथिलीन। इथिलीन, इथिलीन फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है और उनको राइपन होने में हेल्प करता है, सीड को जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो ये एंड स्टेजेस लाने में हेल्प करता है। उसके बाद एब्सिशन में भी हेल्प करता है। लीव जब क्लोरोफिल उसमें खत्म हो जाता है तो देन लीव विल फॉल ऑफ, दैट इज कॉल्ड एब्सिशन। फ्लोरम, फ्लोवर्स
के एब्सेशन में और फ्रूट के एब्सेशन में हेल्प करता है, उनको प्रमोट करता है। हम देख सकते हैं कि जिनके अंदर इथिलीन, दिस इज नॉट पॉइंट 00, दिस इज आई मीन दिस इज वेरी लेस, इथिलीन थोड़ा तो होगा, लेकिन हमने अगर इथिलीन बाहर से इसमें पुट किया है सो दैट में भी 00, एंड सेकेंड प्लांट में 0.01 हमने बाहर से डाला है, एंड थर्ड प्लांट में 0.05। जिसमें हमने 0.05 डाला है उसमें आपको एक भी फ्लावर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को एब्सेशन करने में, उनको फॉल ऑफ होने में। इसलिए फर्स्ट प्लांट के अंदर हमें फ्लावर्स नजर आते हैं, थर्ड प्लांट में हमें फ्लावर नजर नहीं आते। एक्चुअली बैलेंस इज द रूल ऑफ नेचर। अगर हम लोगों के पास तीन केमिकल्स है, तीन हार्मोन्स है, ऑक्सीजन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनेंस एंड इथिलीन, इनफैक्ट फोर, तो एक केमिकल ऐसा भी है, एक हार्मोन ऐसा भी है जो इन सभी का इफेक्ट नलिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। ये एब्सिसिक एसिड एब्सिशन में काम में आता है, सेनेसेंस में काम में आता है, बड की डोरमेंसी में काम में आता है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, इनफैक्ट गिबरेलिन्स के इफेक्ट को नलिफाई करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर एब्सिसिक एसिड की जरूरत क्या है अगर वो बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट दे रहा है। मान लीजिए अगर प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड ना हो तो लीव्स बड़ी ही होती जाएंगी, अपनी ग्रोथ करती जाएंगी, लेकिन कभी भी फॉल ऑफ नहीं होगी, एंड दैट वी डोंट वांट। तो एक चीज, मान लीजिए अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट राइपन होता जाएगा लेकिन कभी भी फॉल ऑफ नहीं होगा। तो उसकी जब जब उसका राइपन होना बंद हो जाता है, पूरा हो जाता है, वो राइप हो जाता है, तो तब उसके बाद उसको फॉल ऑफ भी होना होता है, और उसी के लिए एब्सिसिक एसिड पिक्चर में आ जाता है। प्लांट्स में हमें स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें, ये प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड हो गया है। यहाँ पर स्टिमुलस की तरफ जैसे हम लोग बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे सामने अगर कोई स्नेक आ जाता है तो हम तुरंत वहां से भाग जाते हैं, दैट इज इमीडिएट। लेकिन अगर प्लांट के सामने कोई स्नेक आएगा या प्लांट को किसी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना होगा जैसे सनलाइट को, इट विल टेक टाइम, क्योंकि प्लांट के अंदर ये एक ग्रोथ फंक्शन है, यानी प्लांट के अंदर स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए प्लांट को ग्रो करना पड़ेगा, और इसीलिए प्लांट के अंदर ये रिस्पॉन्ड काफी स्लो होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रॉपिज्म बोलते हैं। जब भी स्टिमुलस की डायरेक्शन में प्लांट मूव कर जाता है, जैसे आपने सनफ्लावर को देखा होगा, वो पूरे दिन सन की तरफ डायरेक्ट होता रहता है, तो इसी तरह से जब प्लांट किसी भी स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म। और ये हमें कई टाइप के ट्रॉपिज्म देखने के लिए मिलते हैं। अगर सनलाइट की वजह से है तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कौन कौन से ट्रॉपिज्म है। इन ट्रॉपिज्म में पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब सनलाइट की वजह से जो प्लांट का मूवमेंट होगा उसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। एक जियोट्रॉपिज्म है जो अर्थ की वजह से होगा, यानी ग्रेविटी की वजह से। एक हाइड्रोट्रॉपिज्म भी होता है जो वाटर की वजह से होता है। ट्रॉपिज्म दो टाइप के होते हैं, एक प्लस, एक माइनस। पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म क्या होता है? जब भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की डायरेक्शन में ट्रॉपिज्म होगा, यानी प्लांट की ग्रोथ होगी या प्लांट का मूवमेंट होगा, तो उसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलेंगे। और जब भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट में होगा, देन इट इज नेगेटिव ट्रॉपिज्म। जैसे अगर हम प्लांट के स्टेम की बात करते हैं, स्टेम हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, तो ये जियोट्रोपिज्म के अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करती है और स्टेम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। लेकिन रूट्स नीचे की तरफ जाती हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। चूंकि रूट्स सनलाइट के अगेंस्ट में जा रही हैं, दैट इज नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। लेकिन जो स्टेम का ट्रोपिज्म है, दैट इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म।
like this. एंड नेक्स्ट वन इज नेस्टिक मूवमेंट, जैसे हमें टच मी नॉट प्लांट में देखने के लिए मिलता है। आइए हम डायरेक्टली टच मी नॉट प्लांट पे चलते हैं, तो वहां से हम देखेंगे नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। टच मी नॉट प्लांट को जैसे ही हम टच करते हैं तो देन वो इस एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वो सब की सब जो लीव्स होती हैं वो एकदम से नीचे चली जाती हैं, और जब ये मूवमेंट डायरेक्शनल नहीं होता है तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं, जैसे हमें टच मी नॉट में देखने के लिए मिलता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हो या फ्लावरिंग हो, ये दोनों के दोनों ही लाइट की ड्यूरेशन से कंट्रोल होते हैं। प्लांट के दोनों पार्ट, लाइट कितनी देर के लिए इनके ऊपर फॉल होती है, इससे ये दोनों की दोनों चीजें अफेक्ट हो जाती हैं, और इसी को हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे लेंथ, कितनी देर तक लाइट फ्लावर के ऊपर फॉल होती है, उसके बेसिस पे हम इनको तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट हम उनको बोलते हैं जिन पे डे लाइट, डे लेंथ लेस देन 12 आवर्स है फॉर फ्लावरिंग। अगर लॉन्ग डे प्लांट है तो उन पे इट विल बी मोर देन 12 आवर्स। अगर नेचुरल डे प्लांट है तो उन पे इमेटेरियल होता है, एंड नॉर्मली 12 आवर्स से ज्यादा ही होती है। दे आर नॉट नेचुरल डे प्लांट, दे आर न्यूट्रल डे प्लांट। इनके पास ये इस बात से इमेटेरियल होते हैं कि इनके ऊपर जो लाइट फॉल हो रही है वो कितनी देर के लिए फॉल हो रही है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉटन एंड सनफ्लावर। देन लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल है स्पाइनेक एंड रेडिश। एंड शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल है ज़ैंथियम। जब भी कभी प्लांट को हम सनलाइट में रखते हैं तो उसका जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का, वो कंट्रोल होता है एक स्पेशलाइज पिगमेंट से जिसको हम बोलते हैं फोटोक्रॉम। अब हम लोग एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। एनिमल्स के अंदर जो भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हमें रिसीव होती है वो हमें रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नोज, ईयर, आई, स्किन एंड टंग। तो यहाँ पर कौन कौन से रिसेप्टर्स हो सकते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। कुछ रिसेप्टर्स जैसे फोटो रिसेप्टर्स लाइट के लिए, फोनो रिसेप्टर्स साउंड के लिए, एंड ऑल फैक्टर रिसेप्टर्स स्मेल के लिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारी बॉडी के पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। फर्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमारा पूरा हार्मोनल सिस्टम है जिनसे हार्मोन्स फ्लो होते हैं, एंड द सेकंड इज नर्वस सिस्टम। इन दोनों ही टॉपिक्स को हम इस मूवी में इंक्लूड करेंगे। जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में फ्लो होते हैं उसको फ्लो करने के लिए हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या क्या होते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में और एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में यहां पर आपको डक्ट देखने के लिए मिलेगी, लेकिन दे आर डक्टलेस। यहां पर हमें कोई भी डक्ट देखने के लिए नहीं मिलती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में they charge their secretion into the duct.
लेकिन इसमें द डिस्चार्ज देयर secretion into the blood. डायरेक्टली ब्लड में ही सिक्रीट कर देते हैं. These glands are present near to the site of action. इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे स्किन, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स. और ये हमेशा अवे होती हैं फ्रॉम साइट ऑफ एक्शन. इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड एंड हाइपोथैलेमस. तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं अलग अलग ग्लैंड्स की. हाइपोथैलेमस हमारे माइंड में होती है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, ऑड्रिनल, क्रेक, पैनक्रियास और पैनक्रियास एंड देन ओवरी फीमेल के केस में एंड टेस्टिस मेल के केस में. इनमें पिट्यूटरी ग्लैंड काफी सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, लेकिन नॉर्मली जो ग्लैंड्स एक एक हार्मोन रिलीज करती हैं उनके एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं. जैसे पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है. थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, ये दो हार्मोन्स रिलीज करती है. पैराथायराइड ये पैराथॉर्मोन रिलीज करती है. ये सब आपको रटने नहीं है फिलहाल 10th क्लास के लेवल पे, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. थाइमस ग्लैंड ये थाइमोसिन रिलीज करती है. पैनक्रियास ये इंसुलिन, ग्लूकागोन. इंसुलिन हमारे शुगर ब्लड में शुगर के लेवल को डाउन करता है. तो अगर ये बराबर काम नहीं करती है, पैनक्रियास अगर परफेक्टली काम नहीं कर रहे हैं, तो देन ऐसे लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहे. एंड सोमास्टेटिन एंड देन अगर हम गोनैड्स की बात करते हैं तो उसमें दो आते हैं. एक ओवरी, ओवरी फॉर फीमेल्स. फीमेल्स में ये एस्ट्रोजन एंड रिलैक्स.
एंड टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब एडोलेसेंस एज होती है तो तब हमें फीमेल्स में और मेल्स में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। मेल्स में जैसे उनके फेस पे मस्टेक आ जाती है, बियर्ड आ जाती है, एंड देन फीमेल्स में उनके ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, उनके हिप्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब चेंजेस जो हमें देखने के लिए मिलते हैं मेल्स और फीमेल्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज टू हार्मोन्स। ये फीमेल्स के लिए और ये मेल्स के लिए। वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम हाईली इवॉल्व होता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। ये हमारा ब्रेन है। इसको हम मेनली अपने पूरे नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। हमारी नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज ब्रेन एंड द सेकंड इज स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको जो डायग्राम में दिखाया है दैट इज ब्रेन। और ब्रेन को भी हम समझने के लिए, क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको समझने के लिए हम इसके 3 पार्ट कर सकते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हम सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करते हैं। हमारे ब्रेन का ये पार्ट फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन को हम नॉर्मली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अगेन। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी लॉब्स, सेकंड इज सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। एंड द थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस। ऑल्फैक्टरी लॉब्स, जितनी भी हम स्मेल को सेंस करते हैं दैट इज डन बाय ऑल्फैक्टरी लॉब्स। सेरेब्रम, सेरेब्रम हमारा सेंटर है मेमोरी एंड इंटेलिजेंस के लिए। हमारी जितनी भी मेमोरी होती है, हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस है, जो भी डिसीजन हम लेते हैं एज पर द सिचुएशन, वो सब का सब सेरेब्रम से कंट्रोल होता है। और हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का, हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारी इमोशंस को, स्वेटिंग को, हमारी बॉडी में अगर थकान हो रही है, फटीग, स्लीप, थर्स्ट, पेन, हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर, और इनफैक्ट हमारे जो फियर होता है, जब हम डरते हैं, तो उसको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन पे। दिस इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का काम होता है जो भी हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे आईज हैं, ईयर्स हैं, और इनफैक्ट हेड की मसल्स हैं, वहां सब से सेंस को रिसीव करता है, इंपल्सेस को रिसीव करता है। सेरेब्रम, सेरेब्लम, पोन्स एंड मेडुला, इनके बीच में जो भी इंपल्सेस ट्रांसफर होती हैं उसको भी कंट्रोल करता है। एंड द लास्ट वन इज हिंड ब्रेन। ये हमारे ब्रेन का हिंड ब्रेन पार्ट है। हिंड ब्रेन पार्ट में अगेन इसके भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सेरिब्लम, सेकंड इज पोन्स वेरोली एंड द थर्ड इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। हम सबसे पहले सेरिब्लम की बात करेंगे। सेरिब्लम, जब भी कभी हम कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, जैसे रैपिड मस्कुलर एक्टिविटी, मान लीजिए हम रन कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम जो जिसमें हम बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेरिब्लम होता है। ये हमारी बॉडी पोस्चर को भी कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का जो पोस्चर है, कैसे हमें अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है, जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, तो ये सब चीजें सेरिब्लम से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली, आप देख सकते हैं कि पोन्स में हमारी पूरी बॉडी के सेंसेस
पास होते हैं। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और जो हमारे ब्रेन के दूसरे सुपीरियर पार्ट्स हैं उनके बीच में इंपल्स को रिले करता है। ये हमारे रेस्पिरेटरी रेट को, यानी हम किस रेट से ब्रीथ करेंगे, उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है या फिर ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को भी कंट्रोल में करता है। जैसे रेस्पिरेशन आप तो जानते ही हैं कि रेस्पिरेशन भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। और कुछ रिफ्लेक्स सेंटर भी होता है, जैसे हमारे कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जैसे स्वेलोइंग, वोमिटिंग, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप हो जाती है। देन सैलिवेशन, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब के सब मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होते हैं। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में दो टाइप की नर्व्स को कंसिस्ट करता है। फर्स्ट इज क्रेनियल नर्व्स। हमारे पास टोटल 12 टाइप्स की क्रेनियल नर्व्स होती हैं एंड स्पाइनल नर्व्स टोटल 31 टाइप की स्पाइनल नर्व्स हमारी बॉडी में होती हैं। अगर हम क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं तो ये वो नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ अटैच करती हैं। और स्पाइनल नर्व्स वो है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को ब्रेन के साथ अटैच करती हैं, ताकि हमारी बॉडी के जो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं वो ब्रेन तक सेंड किए जा सकें। और ब्रेन में अंदर ही अंदर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, मल्टीपल डिसीजंस लेने के लिए, कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने के लिए क्रेनियल नर्व्स हेल्प करती हैं। एंड द थर्ड सिस्टम इन आवर बॉडी इज फॉर नर्वस सिस्टम इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो ऑटोमेटिक चलता रहता है। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक है पैरासिम्पैथेटिक एंड सेकंड इज सिम्पैथेटिक। जैसे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो भी हमारी बॉडी में एक्शन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक उसका जस्ट अपोजिट करेगा। इससे हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन रहता है, हमारी बॉडी बैलेंस्ड रहती है। जैसे अगर हार्ट की बीट को सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्सेलरेट करता है तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उस हार्ट की बीट को स्लो कर देता है। आर्टरीज में अगर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम अगर सिंपैथेटिक सिस्टम करता है, तो डिक्रीज करने का काम या फिर उनको बड़ा करने का काम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है। यूरिनरी ब्लैडर में ब्लैडर को रिलैक्स करने का काम सिंपैथेटिक सिस्टम करता है, लेकिन ब्लैडर को स्क्वीज करने का काम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है। इसी तरह से हमारी आंखों में जो आइरिस है, उस आइरिस की मसल को उनके प्यूपिल्स को बड़ा करने का काम या फिर डायलेट करने का काम सिंपैथेटिक सिस्टम करता है, और उनको कंस्ट्रिक्ट करना यानी उनको सिकोड़ने का काम प्यूपिल को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे अगर हमारा हाथ मान लीजिए किसी गर्म चीज को टच कर लेता है, तो एकदम से हमारी बॉडी उसको हाथ को हटा लेती है। या फिर अगर हमारे सामने कोई भी डेंजरस चीज आ जाती है, मान लीजिए लॉयन आ जाता है, तो तब हम ये सोचते नहीं है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स होगा, कैसे भागेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हम सीधा एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, वी रन अवे। क्योंकि जो भी मैसेज सिग्नल ब्रेन तक जाएगा उसको ब्रेन प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम जरूर लेगा, और इस टाइम में हम लोगों की बॉडी डेंजर में आ सकती है। तो ऐसे केस में प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक्शन लेके मोटर नर्व्स को मैसेज पास कर देती है, और इससे हम लोग तुरंत एक्शन ले सकते हैं, और इसी को ही हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा हाथ एक गरम प्लेट पे आ जाता है, तो जब तक ये मैसेज माइंड तक जाएगा और माइंड इसको प्रोसेस करेगा, मे बी हमारा हाथ तब तक जल चुका होगा। ऐसे केस में हम लोगों को तुरंत एक्शन चाहिए होता है। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे कि हमने पहले क्या किया था, हमने अपना हाथ हटा लिया था, तो ऐसे केस में स्पाइनल कॉर्ड हमारी हाथ की मोटर नर्व्स को मैसेज पास कर देती है और हमारे हाथ हट जाता है। हाँ, एक कॉपी
इस सिग्नल की माइंड को जरूर भेज दी जाती है, लेकिन एक्शन तब तक हो चुका होता है। तो इसी को ही हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ये हमारा, इसमें कोई भी कॉन्शियस एफर्ट या थॉट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे अगर आप कोचिंग सेंटर में आते हैं तो जब आप बिल्कुल शुरू में कोचिंग सेंटर में आए होंगे, तब आपने साइकिल चलाते हुए सबसे रास्ता पूछा होगा, एक कॉन्शियस एफर्ट लिया होगा कि हमें इस गली में मुड़ना है, इस गली में नहीं मुड़ना है। लेकिन अगर अभी आप कोचिंग सेंटर में आते हैं तो आप गाने सुनते हुए या फिर कुछ भी सोचते हुए कोचिंग सेंटर ही पहुंचते हैं, क्योंकि आपका माइंड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे एक्शंस होते चले जाते हैं और आप कोचिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं। तो यही रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। रिफ्लेक्स एक्शन भी, ये मैंने आपको पूरा रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया है डायग्रामेटिकली। इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए, अगर आपकी स्किन पर कोई पिन प्रिक करता है, तो यहां से आपकी नर्व्स उस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पास करने के बाद, सेल बॉडी से पास होने के बाद, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचने के बाद फिर वहां से उसको एक रिस्पॉन्स मिलता है कि उसको क्या करना है। वहां से ये मैसेज अगेन मोटर नर्व्स के पास जाता है और आपकी मसल्स अकॉर्डिंगली एक्ट करती हैं। ये पूरा पूरा पाथ है रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहें तो दो तरह के हो सकते हैं, अनकंडीशन एंड कंडीशनड रिफ्लेक्स। अनकंडीशनड में, इसमें हमारे एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं होता, या प्रीवियस जो भी हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं उनका कोई रोल नहीं होता। ये वाले रिफ्लेक्सेस हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं। अनकंडीशन का जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए ब्लिंकिंग ऑफ आई। ब्लिंकिंग ऑफ आई, जिसमें अगर हमारी आई में कोई भी फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो हमारी आईलिड क्लोज हो जाती है और हमारी आई वाटर करने लगती है। दिस इज अनकंडीशन रिफ्लेक्स। स्वेलोइंग, जैसे ही फूड हमारे नेक को टच करता है, फेरिंग्स को टच करता है, तो ऑटोमेटिकली पेरिस्टलिटिक मूवमेंट शुरू हो जाते हैं और फूड पास डाउन हो जाता है ओएसोफेगस से। स्नीजिंग एंड कफिंग, जब भी कभी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे गले में अटक जाता है, लैरिंग्स में अटक जाता है, तो तब ऑटोमेटिकली हम स्नीज या कफिंग करने लगते हैं। ऑटोमेटिकली हमारी चेस्ट मसल्स एंड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हम लोग एक काफी सारी एयर बाहर छोड़ते हैं ताकि वो फॉरेन पार्टिकल बाहर आ सके। नी जर्क, ये भी हम देखते हैं जब भी हम लेग क्रॉस करते हैं। तो इस तरह के काफी सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो जो हम अपनी डे टू डे लाइफ से अर्न नहीं करते हैं, बल्कि ये हमें बाय बर्थ मिल जाते हैं। लेकिन दूसरे हैं कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। मैं आपको बाय एग्जांपल समझाता हूं कि कंडीशनड रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। मान लीजिए, अगर हम फर्स्ट केस में बात करते हैं, ये एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहां पर अगर डॉग के सामने एक मीट का पीस पड़ा है तो देन उसका सलाइवा बाहर आना शुरू हो जाता है। ये अनकंडीशनड है, उसको बाय बर्थ है, इसमें सलाइवा उसका माउथ से बाहर आएगा ही। लेकिन अब हम इसको कंडीशनड बनाते हैं। इसको कंडीशन बनाने के लिए नेक्स्ट टाइम जब हम मीट का पीस उसके सामने रखते हैं और उसका सलाइवा बाहर आने लगता है, तो हम एक साउंड भी करते हैं। इससे डॉग कंडीशनड हो जाता है कि जब भी मीट का पीस सामने हो और साउंड की आवाज हो, तो तब सलाइवा उसका बाहर आना चाहिए। थर्ड टाइम जब हम मीट का कोई पीस नहीं रखते हैं, लेकिन सिर्फ साउंड क्रिएट करते हैं, तो उसका सलाइवा बाहर आना शुरू हो जाता है। दिस इज द कंडीशनड रिस्पॉन्स। इसको हमने, ये रिस्पॉन्स उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे है। उसको ऐसा लगता है कि मीट जब भी साउंड जब भी साउंड प्रोड्यूस होगी तो एक मीट का पीस सामने आएगा और इसलिए उसके मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाता है। लेकिन थर्ड टाइम में जब हम मीट का पीस सामने नहीं रखते हैं, सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो देन बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस उसका सलाइवा बाहर आना शुरू हो जाता है। और इसी को ही हम कंडीशनड रिफ्लेक्सेस बोलते हैं।
और इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक बार अब इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी की बुक में भी पूरा का पूरा रेफर कर लीजिए, क्योंकि अगर वहां पे कुछ भी ऐसा है जो थोड़ा सा भी डिफरेंट है तो देन यू कैन टॉक इन द क्लास। थैंक यू एंड गुड बाय।